वेलकम बैक टू द सेकेंडरी टीचर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिल कुमार और आज के वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 के सारे सवालों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जहां मैथमेटिक्स में 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, उसमें से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव मोड में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्टली इस एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। यह कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो इस क्वेश्चन के पहले भाग में, यानी कि इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो यह क्वेश्चन समझना ज़्यादा है, सॉल्व कम करना है इसे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग माने तो पहले किलोमीटर के लिए उसे देना पड़ता है कितना, 15 रुपये। अगर 1 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसे 15 रुपये देना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपये तो देना ही होगा। साथ ही साथ 1 किलोमीटर और के लिए 8 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि 23 रुपये देना पड़ेगा। अब अगले भाग के लिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति तीसरे किलोमीटर का सफ़र तय करता है तो उसे पहले के लिए 15 रुपये तो देना ही होगा, प्लस 8 और प्लस 8 और भी देना होगा, तो ये 31 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं इस तरह से बढ़ते हुए किलोमीटर के साथ साथ किराया भी बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा है। और इस दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें यहाँ से तो 8 रुपये मिलता है और इस दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास 8 रुपये मिलता है। यह जो है केस है कंप्लीट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पहला प्रश्न जो क्वेश्चन 1 का पहला भाग है, यह प्रश्न पूरी तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्न है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये यहाँ पे एक बेलन है और इसमें हवा भरी हुई है। तो पहली बार जब ये हवा इसमें से निकालता है तो कितना निकालता है, 1/4 भाग। बचा कितना, तो 3/4 भाग, क्योंकि टोटल 1 भाग है, उसमें से 1/4 भाग अगर हम लोग माइनस कर दें तो बचता है 3/4 भाग। तो इस केस में पहला जो हमारे पास निकल के आएगा वो तो पहला हमारा भी है, वॉल्यूम है। दूसरा जो निकल के आएगा वो 3/4 भाग ही रह जाएगा। तीसरा जो निकल के आएगा वो 3/4, उसका भी 3/4 भाग, यानी कि 3/4 भाग का 3/4 भाग। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो निरंतर, जो इसका डिफरेंस निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर और उसका स्क्वायर कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगले कंडीशन में जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमें मिलेगा 3/4 का क्यूब। और भी अगर इस दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकालें और इस दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई स्थिति है वह स्थिति एपी नहीं है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का दूसरा भाग पूरा होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो स्पष्ट है क्वेश्चन से कि अगर 1 मीटर की खुदाई करनी है तो आपको 150 रुपये खर्च करने होंगे।
और इसके बाद अगर 2 मीटर की खुदाई करेंगे हम लोग तो 50 रुपये और बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 200 रुपये। फिर अगले सेक्शन में अगर हम लोग चले, अगर 3 मीटर में चले जाएं तो यह 250 रुपये, और इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50-50 रुपये है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि दिया गया जो नंबर है वो एपी में है, क्योंकि जो बाद का नंबर है उससे अगर पहले के नंबर को हम लोग माइनस कर दें तो हम लोगों को हमेशा एक इक्वल संख्या मिलता है, जो बताता है कि यह एपी में है। अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन के चौथे भाग में। अब हमारे पास आ गया है पहले प्रश्न के चौथे भाग में हम लोग आ गए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि यह संख्या एपी में है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको सॉल्व करने से पहले यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक वर्ष का जो ब्याज होता है वो मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो मिश्र धन हम लोग को मिलता है एक वर्ष के बाद। अब अगले वर्ष उसी मिश्र धन पे हमें फिर से ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से राशियां हमेशा बढ़ती जाएंगी, इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो ब्याज खाते में आएगा वो पहले वर्ष की अपेक्षा कुछ ज़्यादा दूसरे वर्ष में आएगा, और तीसरे वर्ष में उससे भी कुछ ज़्यादा हम लोगों को मिलेगा। तो यह जो कंडीशन है, यह कंडीशन हमारा एपी में नहीं है, इसलिए इसको फर्दर हम लोगों को कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कहता है कि दी हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखें, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे पहला पद ए और इसका सार्व अंतर डी दिया हुआ है और हम लोग को एपी लिखना है। तो बस स्पष्ट रूप से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले सवाल पे चलते हैं। तो ए बराबर हमारे पास क्या है 10, तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा 10, और डी बराबर क्या है 10, तो हम लोग 10 को ऐड करते हुए पद में आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा पद हो जाएगा 20, तीसरा पद हो जाएगा 30 और चौथा पद हो जाएगा 40, क्योंकि यहाँ सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 है और ये 10 के क्रम में आगे बढ़ता गया। अगर हम लोग दूसरे सवाल की बात करें तो यहाँ पे देखें, पहला पद है -2 और डी क्या है 0, तो इसका दूसरा पद भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये -2 ही हो जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसका 4 पद लिख लिया है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल पे। तो यहाँ दिया है पहला पद है हमारे पास 4 और सार्व अंतर कितना है -3। तो 4 में जब हम लोग -3 प्लस करेंगे, जब हम लोग 4 में -3 को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 4 - 3 दैट इज़ 1। तो हमारा दूसरा पद हो जाएगा 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें -3 को ऐड करेंगे। तो हमारे पास 1 है और इसमें ऐड करते हैं -3 को, तो यह 1 - 3 दैट इज़ क्या निकल के आएगा -2। तो हमारे पास तीसरा पद क्या हो जाएगा -2। अब हम लोग चलते हैं चौथे पद पे। तो यहाँ -2 है, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे -3, तो ये हो जाएगा -2 - 3 दैट इज़ -5। तो हमारा चौथा पद जो हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं चौथे में। तो पहला पद हमारा यहाँ पे -1 है, तो -1 हमने लिखा, और d बराबर है 1/2। तो जब इसमें हम लोग 1/2 को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये देखिए -1 + 1/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, 1 2 = 2 और 2 1 = 2, तो -2 प्लस 2 1 = 2 और यहाँ 1 हो जाएगा दैट इज़ -1/2। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज़ -1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा पद निकाल लिया है। अब हम लोग तीसरा पद करते हैं। तो देखिए, जब -1/2 में 1/2 को जब हम लोग प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस 1/2, तो ये दोनों कट जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 0। और चौथा पद
हम लोग क्या करेंगे, 0 में 1/2 को जोड़ेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 1/2, क्योंकि 0 में अगर हम लोग 1/2 जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने चौथे सवाल को भी हल कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं आखिरी प्रश्न में, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा का है। तो यहाँ पे a इक्वल टू दिया है -1.25। अब 1.25 में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 0.25 को ऐड करना है। तो ये देखिए 1.25 में जब हम लोग ऐड करेंगे, ये माइनस है, हम लोग ऐड करेंगे -0.25, तो -1.25 और -0.25, जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज -1.50 आएगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -1.50। तीसरा पद, तो फिर से हम लोग -0.25 को ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो इसी तरह से जब हम लोग ऐड करेंगे इसमें 1.25 में कितना ऐड कर दें हम लोग, तो हम लोग ऐड करने वाले हैं इसमें -0.25 को, तो ये आएगा यहाँ पे देखिए 75 और यहाँ 1, तो ये आ जाएगा दिस इज -1.75। यहाँ पे साइन का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन आ जाएगा। अब चौथे पद पे चलते हैं। तो इसमें हम लोग जब 0.25 को ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐड कर दें 0.25 को, तो ये आ जाएगा 0 0 और यहाँ 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो इस तरह से चारों पद हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न 3 में। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है 4 प्रश्न हैं, 1 2 3 और 4। इसमें से हम लोगों को प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से हमारा पहला पद जो है वो 3 निकल के आएगा। तो a इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा 3, क्योंकि जो एपी है उसका जो प्रथम पद होता है उसे हम लोग a कहते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, चाहे हम इसमें से इसको माइनस कर लें, चाहे इसमें से इसको माइनस कर लें, या फिर इसमें से इसको माइनस कर लें, जो भी नंबर हम लोगों को मिलेगा वही हमारा डी होगा। तो आइए हम लोग इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। तो जब हम लोग यहाँ माइनस करते हैं -3 और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्या, दैट इज -1। ये देखें यहाँ पे -3 और -1 को माइनस करना है -3 में से, तो यहाँ आएगा ये देखिए 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आएगा -2। तो इस तरह से हमारे पास जो सार्व अंतर निकल के आ गया है पहले प्रश्न का, वो निकल के आया है d इक्वल टू -2। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रश्न में। तो यहाँ पे देखिए पहला पद a, ये हमारे पास -5 है। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि चाहे इसमें से इसको माइनस करें या फिर इसमें से इसको माइनस करें या फिर इसमें से इसको माइनस करें, तो हम लोग को डी मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए हम चाहें तो 7 में से 3 माइनस कर दें तो 4 हम लोग को मिल सकता है, और 3 में से जब -1 को माइनस करेंगे तो भी हम लोग को 4 मिलेगा, और इसमें से -1 में से अगर -5 को माइनस कर दें तो भी हम लोग को 4 मिलेगा। तो इस केस में हमारे लिए ये आसान है, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी बराबर क्या निकल के आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोगों ने डी का वैल्यू फाइंड कर लिया है दूसरे प्रश्न के लिए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए ये 1/3 है, ये 5/3 है, ये 9/3 है और ये 13/3 है। तो इस केस में a इक्वल टू दिया है हमारे पास 1/3, ये तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। अब हम लोग को d निकालना है। तो d निकालने के लिए हम चाहें तो इसमें से इसको माइनस कर दें, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दें, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दें। तो कोई भी रैंडमली हम लोग कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें से इसको माइनस करके आपको दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 13/3 माइनस 9/3। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये देखिए 3, तो 13 आ जाएगा और -9, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, दैट इज 4/3।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो डी निकल के आया है वो क्या निकला हमारे पास 4/3। अब हम लोग चलते हैं आखिरी प्रश्न में, इसमें 5वें नंबर पे। इसमें पहला पद ए, ये जो है दिया है 0.6, और डी निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको करें या फिर इसमें से इसको करें, वो आपका चॉइस है। हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके दिखाते हैं आपको। तो 3.9 और इसमें से हम लोग को माइनस करना है 2.8 को, हम लोग माइनस कर रहे हैं 2.8 को। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 1.1। तो हम लोग यहाँ पे डी इक्वल टू लिखेंगे 1.1। आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं एक और निकाल के, जैसे 2.8 में से जब हम लोग माइनस करते हैं 1.7 को, ये देखिए, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, ये भी क्या आ रहा है 1.1। तो प्रत्येक केस में हम लोग को डी का मान हमेशा बराबर आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा प्रश्न हल कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें कुल 15 प्रश्न है, लेकिन मैंने पहले 5 प्रश्न को बोर्ड पे लिखा है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके लिए 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पे आप चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिखा रहा है 2, 4, 8 और 16। एपी में होने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि जो पद दिए हैं तो बाद के पद और उसके ठीक पहले के पद का जो अंतर होना चाहिए वो हमेशा एक नियत या कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर 16 में से 8 घटाते हैं तो हम लोग को 8 मिलता है, लेकिन 8 में से 4 घटाएंगे तो हम लोग को 4 मिलेगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। इसका मतलब हम लोग को नियत वैल्यू नहीं मिल रहा है। आप इसको ऐसे देखिए, अगर घटा दें हम लोग इस दोनों में से तो 16 में से 8 गया तो 8। यहाँ पे देखिए, अगर 8 में से 4 घटा दें तो ये 4 आएगा और यहाँ 4 में से 2 घटा दें तो यहाँ पे क्या आएगा 2। तो हमको मिल रहा है 2, 4 और 8, जो नियत वैल्यू नहीं है। इसीलिए पहला प्रश्न हमारा एपी है ही नहीं, इसीलिए इसका डी निकालने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब आते हैं हम लोग को दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है 2, 5/2, 3 और 7/2। इसको थोड़ा सा और फ्रेश करके हम लोग लिख लेते हैं। इस तरह से देखिए, 2, जब इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो आएगा 2.1/2, फिर आएगा 3 और फिर इसको जब हम लोग लिखेंगे तो आएगा 3.1/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.1/2 यानी कि 5/2, 3 और 7 के जगह पे 3 दूनी 6, 1 7/2 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गौर से, 2 के बाद हम लोग को 2.5 मिल रहा है, यानी आधा का अंतर है आपका। 2.5 के बाद हम लोग को 3 मिल रहा है, यहाँ भी हम लोग को आधा का अंतर है। और 3 के बाद हम लोगों का 3.5 मिल रहा है, यानी 1/2 यानी 3.5। तो इसमें भी आधा का अंतर है। तो इस केस में हमारा जो डी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/2। और इसका अगर 4 पद और अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसके 4 पद हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3.5 है तो हम लोग लिखेंगे 4, इसके बाद 4.5, इसके बाद लिखेंगे 5 और इसके बाद लिखेंगे 5.5। तो इसके चारों पद निकल के आ गए। तो इस तरह से दूसरा सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तो तीसरा सवाल का पहला पद 1.2 है, 3.2 है, 5.2 है और 7.2 है। अब देखिए, इस दोनों का जब हम लोग अंतर निकालते हैं तो ये 2.2 निकल के आता है। 5.2 में जब 2 जोड़ेंगे तो वह 7.2 होगा। यहाँ पे देखिए 5.2 में या 3.2 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 5.2 होगा। यहाँ देखिए 1.2 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 3.2 होगा। यानी कि इसका अंतर हम लोगों का पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर इस दोनों का अंतर निकाल रहे हैं तो हम लोग का निकल रहा है 2। इस दोनों का अंतर भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 2 और यहाँ भी 2। तो हमारा जो डी निकल के आ गया है इस केस में, तो डी बराबर हमारे पास निकल के आएगा 2। और इसका 4 और पद अगर हमको निकालना है तो उस केस में आप देखिए हम लोग निकाल सकते हैं इसको इस तरह से। 7.2 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9.2। इसके बाद इसको और हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये 11.2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 13.2 और इसके बाद हो जाएगा ये 15.2।
इस तरह से हम लोगों ने तीसरे सवाल को भी पूरा कर लिया। अब हम लोग चलते हैं चौथे सवाल में, चौथे प्रश्न के चौथे सवाल में। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का। ये देखिए -10 में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2। यानी कि इस केस में हमारे पास d बराबर कितना निकल के आ रहा है, 4। अब हम लोग पद देखते हैं, 4 पद कौन कौन से हैं। तो इस केस में देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर उसके बाद हो जाएगा 10, इसके बाद हो जाएगा 14, और इसके बाद हो जाएगा 18। अब हम लोग चलते हैं पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा क्या है, देखिए यहाँ पर 3 में हम लोग √2 ऐड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ रहा है 3√2, यानी कि इस दोनों में हम लोगों ने कितना ऐड किया है, मात्र √2 को। यहाँ पे देखिए 3 में यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, तो 2√2 ऐड हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 3√2 ऐड हो रहा है। देखिए √2 का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि √2 जो है आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, इसको ज़रा सावधानी से देखिए। 3 में √2 ऐड कर रहे हैं तो 3 + √2 हो रहा है। 3 + √2 में जब √2 ऐड करेंगे तो 3 + 2√2 हो जाएगा, और 3 में जब √2 ऐड करेंगे तो 3 + √2 हो जाएगा, 3 + 3√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सारा अंतर जो निकल के आ रहा है d, ये क्या निकल के आ रहा है, √2। अब अगला पद हम लोग को 4 लिखना है, तो अंतिम पद हमारे पास ये है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए 3 + 4√2 हो जाएगा, इसके बाद 3 + 5√2 हो जाएगा, इसके बाद 3 + 6√2 हो जाएगा, और इसके बाद 3 + 7√2 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने 4 पद लिख लिए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें सवाल को हम लोगों ने हल कर लिया। अब हम लोग इसके छठे सवाल में चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के छठे प्रश्न में, और ये कह रहा है कि 0.2, 0.22, 0.222 और 0.422 दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे सबका, तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, इसीलिए ये AP नहीं होगा। तो नॉट इन AP, ये AP नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस और इस दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं आएगा। आप चाहें तो इसको रफ में निकाल के देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे देखिए ये 0 है, 0 के बाद जब इसमें -4 ऐड किया गया है तो ये -4 हो गया। -4 में जब -4 को ऐड कर रहे हैं तो ये -8 हो गया। -8 में जब -4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ d बराबर हमारे पास मिल रहा है -4। अब इसका जो अगला 4 पद हम लोग लिखेंगे तो वो हम लोग को मिलेगा -16, इसके बाद -20, इसके बाद आ जाएगा -24 और -28। अब हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए सारे के सारे टर्म्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो d बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 0, और इसके बाकी के जो 4 पद हो जाएंगे यही चारों हो जाएंगे, इसलिए उसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। अब हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न में 9 नंबर सवाल पे। तो ये देखिए 1, 3, 9 और 27। ये देखिए 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 6 है, और इसके बीच का डिफरेंस 18 है। ये AP में नहीं है, क्योंकि ये बराबर अंकों से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे नॉट इन AP, ये AP में है ही नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए ये A है और ये 2A है, मतलब A बढ़ रहा है, यहाँ A बढ़ा, फिर 2A से ये 3A हुआ, फिर ये A बढ़ गया, फिर 3A से ये 4A हो गया, फिर A बढ़ गया। इसका मतलब हमारे पास जो D निकल के आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस जिसको सार अंतर कहते हैं, वो निकल के आएगा A। अब अगला 4 पद अगर हम लोग लिखें तो आएगा 5A, 6A, 7A और 8A। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 11वें प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न आप देख रहे हैं आपके सामने बोर्ड पे है। A है, A² है, AQ है और A4 है।
स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस दोनों का डिफरेंस और ए क्यू और ए स्क्वायर का डिफरेंस, A4 और ए क्यू का डिफरेंस कभी भी इक्वल नहीं आएगा, इसीलिए यह लिखेंगे नॉट इन AP, यह AP में नहीं है। अब हम लोग दूसरे वाले को देखते हैं। ये वाला सवाल √2 है, √8 है, तो जब इसको हम लोग लिखते हैं तो ये देखिए √2, √8 को जब हम लोग लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि हमारे पास आएगा 2√2। जब 18 को लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 3√3, और जब 32 को लिखेंगे तो आएगा 4√2। यहाँ पे ये 3 ना आके 18, तो 3 3 9, यहाँ पे 3√2 आएगा। आइए इसको पहले हम समझते हैं कि हमने ये कैसे लिखा। जैसे यहाँ पे देखिए 8 है, √8 है, तो √8 को हमने लिखा √2 × 2 × 2, 2 बार, तो ये इसका निकल गया, तो ये जोड़ा लगा है, एक बाहर होगा, तो ये 2√2 हो जाएगा। इसीलिए हमने 8 के जगह पर लिखा है 2√2। 18 का अगर हम लोग देखें तो 18 का आ जाता है, देखिए 3 3 9 2 18, तो यहाँ 3 का जोड़ा लग जा रहा है और 2 का नहीं लग रहा है, तो अंदर ही रह गया, तो ये 3√2 हो गया। इसी तरह से 32 का जब हम लोग निकालते हैं तो ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32, ऐसा निकल के आ गया। यानी कि 32 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आएगा 5 बार। इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका नहीं लगेगा, तो जिसका लग गया वो बाहर होगा, जिसका नहीं लगा रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया है 4√2। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो इसमें हमारे पास जो D निकल के आ रहा है, D वो कितना आ रहा है, √2 में जब √2 ऐड करेंगे तो 2√2 होगा, यानी कि D इक्वल टू कितना निकला, √2। √2 में जब √2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3√2, और इसी तरह से 3√2 में जब √2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4√2, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या निकल के आएगा, √2। अब इसके 4 पद अगर आपको लिखने हैं तो 4 पद आपके हो जाएंगे, ये देखिए 5√2, 6√2, 7√2 और 8√2। तो इस तरह से इसके बाद के 4 पद आपको हमने लिख के दिखा दिया है। अब चलते हैं हम लोग इस प्रश्न में। तो यहाँ देखिए √3 है, यहाँ 6 है, दोनों का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। यहाँ 9 है, इसका निकल के आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 12 है, तो ये 2√3 हो जाएगा। और सारे का जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो वो अंतर बराबर नहीं आएगा, यानी कि √12 में से √9 को माइनस कर दें तो अलग वैल्यू आएगा, √9 में से √6 को माइनस करें तो अलग वैल्यू आएगा, और √6 में से √3 को माइनस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा। ऐसे भी एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि ये नंबर और ये नंबर इरेशनल है, जबकि ये नंबर रेशनल है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल के आ जाता है 3। तो इस केसेस में भी हम लोग अंतर पहचान सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह AP में नहीं है, नॉट इन AP, और जब AP में नहीं है तो हम लोग को D निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं 14वें प्रश्न में। तो देखिए 1 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये 1 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। तो देखिए 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाते हैं, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, और 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 आएगा। यानी हर केस में अलग अलग नंबर है। तो ये भी क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट इन AP, नॉट इन AP। अब हम लोग आते हैं 15वें पे। 15वें क्वेश्चन को देखिए, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 1 मिलता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 मिलता है, और चौथा जो है 73 दिया है। ये देखिए 1 में अगर हम लोग 24 जोड़ेंगे तो 25 मिल जाएगा, और 25 में जब 24 जोड़ेंगे तो 49 मिल जाएगा, और 49 में जब 24 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 73। इसका मतलब है कि ये इसका और इसका अंतर 24 है, इसका और इसका अंतर 24 है, और इसका अंतर 24 है। इसका मतलब ये जो दिया गया सीक्वेंस है ये हमारे AP में है, और उस केस में D बराबर क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा हमारा 24, और बाकी का जो 4 पद है वो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा फर्स्ट पद, ये देखिए 73 + 24 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 3 7,
और 2 और 7 9, ये 97 आ गया। इसके बाद अगला पद क्या हो जाएगा, 97 + 24 दैट इज़ 4 और 7 11। इसके बाद 2 और 9 11 और 1 12। तो इस तरह से हम लोग के पास 121 आ गया। और अगला हम लोग निकालेंगे 121 + 24, तो ये निकल के आ जाएगा 4 1 5, 2 और 2 4, 145। और इसके बाद का पद अगर हम लोग निकालेंगे तो 145 + 24 बराबर हो जाएगा 4 5 9, 2 और 4 6 और 1 का 1। तो इस तरह से हमारे पास जो निकल के आ जाएंगे 97, 121, 145 और 169। इस तरह से हम लोगों ने चारों पद को प्राप्त कर लिया है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है और इसी के साथ यह एक्सरसाइज भी फिनिश होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त हुआ है या कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ दूसरे भी इससे लाभ उठाएं या लाभान्वित हों, इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप इसे शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में कुछ और भी ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। इतने देर तक आपने इस वीडियो में मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।